हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए नोट्स बनाने जा रही हूँ। एक 10th क्लास का टॉपिक है आनुवंशिकी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वाले टॉपिक के नोट्स बना रही हूँ। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट भी किया करो कि कौन से चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए नेक्स्ट। और ये मैं हिंदी मीडियम के नोट्स बना रही हूँ। ये हिंदी मीडियम के नोट्स जो अपलोड कर रही हूँ, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में भी जेनेटिक्स वाले के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट वगैरह कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी किया करो। सबसे फर्स्ट में पढ़ते हैं आनुवंशिकता की डेफिनेशन। जनक से संतति में लक्षणों का स्थानांतरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। कि जनक के से संतति में अगर लक्षण आ जाते हैं ना तो उसे बोला जाता है आनुवंशिकता। फिर आगे आनुवंशिकी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। भाई आनुवंशिकता का मतलब क्या होगा? जनक से संतति में लक्षणों का आना। जनक यानी अपने माता पिता, संतति यानी अपन हो गए। तो अपने माता पिता के जितने भी कैरेक्टर अपने अंदर आ गए हैं, जो भी लक्षण अपने अंदर ट्रांसफर हुए हैं, स्थानांतरित हो गए हैं, वो सब कहलाते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत अपन सजीवों के जो लक्षण होते हैं ना, आनुवंशिकता और विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब होता है बदलाव। अपने माता पिता से हम कितने अलग दिखते हैं, तो वो आ गई अपनी विभिन्नता। तो उनका अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है आनुवंशिकी। अब यहाँ पे आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। किसको बोला जाता है? ग्रेगोर जॉन मेंडल। या उसको बोला, हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकी के पितामह या पिता। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल है, वो ही है आनुवंशिकी के पितामह या फादर ऑफ जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स के बारे में सबसे फर्स्ट में अपना प्रमाण प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक। फिर मेंडल का जीवन परिचय कि मेंडल कौन थे। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के हेजनड्राफ प्रांत के सिलीसियन ग्राम में हुआ था। उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। उसके बाद चर्च में पादरी बन गए। चर्च में उद्यान के मटर के पौधों पर, अब एक यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट कौन से पादप पे किए थे? तो उद्यान मटर पे पौधे पर उन्होंने 7 वर्षों तक संकरण प्रयोग किया। और कितने सालों तक मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे? तो वो 7 वर्षों तक। और एक यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मटर का पादप है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। आप अगर नोट्स पढ़ रहे हो तो प्लीज़ नोट कर लेना, पाइसम सेटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। तो उन्होंने मटर के पादप पे 7 वर्षों तक संकरण प्रयोग किया। संकरण प्रयोगों के आधार पर ही आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडलवाद भी कहते हैं। जो किसके नाम से जाने जाते हैं? मेंडल के सिद्धांत, मेंडलवाद। फिर देखो नोट में लिख रखा है मटर का पादप एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। 1 वर्षीय का मतलब उसका जीवन काल 1 साल के भीतर भीतर उनका समाप्त हो जाता है। इसलिए मेंडल ने मटर के पादप को चुना। क्वेश्चन यहाँ से आगे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पादप क्यों चुना? एक तो 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा और भी ऐड कर सकते हो इसमें। आप देखो मटर का पादप 1 वर्षीय पादप होता है, कम समय में अनेक संतति प्राप्त हो सकती है उसमें। अगर अपने एक बार बीज लगाएंगे, एक बीज से अपने को 10-15 फली मिल गई, तो 10-15 फली में पर फली में अगर 5 दाने भी देखें, ये तो अपने को 50 दाने मिल गए, तो 50 बीज हो गए अपने पास। 50 बीजों पे अपने जो मेंडल है वो इजीली एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मटर के पादप को चुना था। फिर मेंडलवाद की पुनः खोज करता कि मेंडल के सिद्धांत तो दिए थे, लेकिन कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज की थी? तो मेंडल द्वारा दिए गए आनुवंशिकता के नियम लगभग 35 वर्ष तक उपेक्षित होते रहे। 35 साल तक मेंडल के जो नियम थे ना, वो उपेक्षित रहे, उनका कोई आधार नहीं था। उसके बाद सन 1900 में 3 अलग अलग वैज्ञानिक, हुंगो डी व्रीज, कॉल कोरेंस नाम है, कोरेंस बोलते शॉर्ट, और इरिन वॉन शेरमेक, शॉर्ट में शेरमेक बोलते हैं, ने अलग अलग कार्य करते हुए मेंडलवाद की पुनः खोज की थी। कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले तो हुंगो डी व्रीज, कोरेंस और शेरमेक। अब मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कुछ उन्होंने शब्दों को यूज में लिया था, जिनकी परिभाषा दे रही कि मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों की परिभाषा। कारक वर्ड काम में लिया था उस वक्त, क्योंकि जीन की खोज नहीं हुई थी, जीन क्या होते हैं इन सब के बारे में पता नहीं था। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कारक वर्ड को सिलेक्ट किया था। कारक क्या होते हैं? जो आज के टाइम पे जो जीन है वही उस वक्त क्या होते थे? कारक होते थे। तो अभी देखो यहाँ पे देखो कारक आ गया अपना पॉइंट। मेंडल ने जब प्रयोग किया तब गुणसूत्र व जीन की खोज नहीं हुई थी। गुणसूत्र और जीन दोनों की खोज नहीं हुई थी उस वक्त। अतः मेंडल ने लक्षणों को नियंत्रित करने वाली संरचना को कारक कहा, कि अपने अंदर जो आनुवंशिक लक्षण हैं उनको कंट्रोल करने वाली जो संरचना होती है उनको उन्होंने क्या नाम दिया था? कारक। फिर आ गया अपना संकरण। 2 सजीवों के क्रॉस से जीव उत्पन्न होने की प्रक्रिया। 2 सजीवों के बीच, 2 सजीव जैसे मान लो जैसे मटर के पादप में तो 2 सजीवों के कैरेक्टर लिए उन्होंने उसमें संकरण प्रयोग किया, देख, तो वो कहलाते हैं संकरण।
तो दो सजीवों के क्रोध से जीव उत्पन्न होने की प्रक्रिया संकरण कहलाती है। संकर और संकरण में भी बिल्कुल डिफरेंस है। संकरण से उत्पन्न सजीवों को संकर कहते हैं। जैसे संकरण तो हो गया, जैसे मान लो अपने पास बाजरे की 2 किस्में हैं, एक बाजरे का बोना पादप है, एक बाजरे का लंबा पादप है, दोनों के जीनों को निकाला, क्रॉस करवाया, जो संतति प्राप्त होती है वो तो होती है संकर। क्रॉस करवाने की जो प्रक्रिया होती है ना, दोनों के लक्षणों को एक ही बीज के अंदर डालना, वो कहलाता है संकर। 2 लक्षणों को एक बीज के अंदर डाल रहे हैं वो तो हो गया संकर, और जो बीज उत्पन्न हो रहा है वो कहलाता है संकरण। क्रॉस करवाने की प्रक्रिया संकरण, और उत्पन्न होने वाला बीज संकर कहलाता है। प्रथम फीलियल या F1PD का नाम सुना होगा आपने। 2 सजीवों के क्रॉस से उत्पन्न प्रथम पीढ़ी को प्रथम फीलियल या F1PD कहते हैं। समयुग्म जीन, लक्षणों का निर्धारण करने वाले दोनों जीन समान प्रकार के तो वो समयुग्म जीन। जैसे मान लो कैपिटल T हैं, दोनों ही स्मॉल हैं, दोनों ही R कैपिटल है, दोनों ही स्मॉल है, तो समयुग्म जीन। लक्षणों का निर्धारण करने वाले दोनों जीन असमान प्रकार के हैं तो उसे विषम युग्म की कहते हैं। जैसे एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल। जीन प्रारूप, जीनोटाइप, जीवों के आनुवंशिकीय संगठन को जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल स्मॉल t, जीन प्रारूप हो गया। कहने का मतलब इंग्लिश में जीनों को तो अपन जीन प्रारूप को जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप जीनों को अपन इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं। लक्षण प्रारूप फिनोटाइप हिंदी वर्ड के आधार पर होते हैं। जीवों के बाह्य लक्षणों को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे लंबा, बोना, काला, हरा, पीला, जो भी आते हैं वो आगे लक्षण प्रारूप जीनों को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी ध्यान में रखना, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं जैसे क्वेश्चन में कि जीन प्रारूप कौन से होते हैं, लक्षण प्रारूप कौन से होते हैं। प्रभावी लक्षण, क्रॉस से उत्पन्न प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं या प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर आगे मेंडल की वंशागति के कुछ नियम। तो मेंडल ने अपनी वंशागति के लिए 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम जिसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, स्वतंत्रता का नियम, या फिर द्विसंकर क्रॉस बोलते हैं। कहने का मतलब प्रभाविता और पृथक्करण का नियम है तो ये एकल संकर संकरण पर आधारित है। स्वतंत्रता का नियम है ये द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। प्रभाविता का नियम सबसे फर्स्ट में मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों के बीच क्रॉस करवाया। शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों के बीच क्रॉस कराया तथा F1 पीढ़ी प्राप्त की, और F1 पीढ़ी में देखा कि सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, अर्थात लंबेपन का गुण प्रभावी रहा तथा बोनेपन का गुण अप्रभावी रहा, इसलिए बोला जाता है इसको प्रभाविता का नियम। अब देखो प्रभाविता के नियम का ये आउटलाइन डायग्राम है। शुद्ध लंबे, चेकर बोर्ड डायग्राम है। शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे लिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिए। अर्धसूत्री विभाजन से दोनों युग्मक अलग हो जाते हैं, कैपिटल स्मॉल। अब इस कैपिटल स्मॉल के साथ, इस कैपिटल का इस स्मॉल के साथ, इस कैपिटल का इस स्मॉल के साथ, इस कैपिटल का इस स्मॉल के साथ क्रॉस कराया तो सारी कैपिटल टी स्मॉल टी एक संतति यहाँ पे रहेगी, 4 संततियाँ प्राप्त होगी। सारे एक जैसे हैं, कैपिटल है स्मॉल नहीं है, तो कैपिटल की उपस्थिति में स्मॉल के कैरेक्टर दिख नहीं रहे, इसलिए सारे के सारे पादप अपन पीढ़ी में कैसे दिखाई देते हैं, लंबे पादप। और लंबेपन का गुण क्या होता है, प्रभावी। देखो प्रभाविता का नियम फिर से आप पढ़ना देखो। मेंडल ने शुद्ध लंबे कैपिटल टी शुद्ध लंबे लिए थे, शुद्ध बोने स्मॉल टी वाले थे इधर वाले, बीच क्रॉस करवाया और F1 पीढ़ी प्राप्त किया। F1 पीढ़ी में देखा कि सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, लंबेपन का गुण प्रभावी रहा और बोनेपन का गुण अप्रभावी रहा, इसलिए इस नियम को बोला जाता है प्रभाविता का नियम। पृथक्करण का नियम, संकर संतति विषम युग्मजी होती है तथा लक्षणों का निर्धारण करने वाले दोनों जीन लंबे समय तक साथ साथ रहते हैं परंतु एक दूसरे को संदूषित नहीं करते। जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं तो ये शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं, तो इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। शुद्ध लंबे शुद्ध बोने, संकरण करवा लिया, F1 पीढ़ी प्राप्त की। स्वतंत्रता का नियम, मेंडल ने 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, एक तो बीज का आकार और दूसरा बीज का रंग लिया, लेकर के संकरण करवाया तथा F1 पीढ़ी प्राप्त की। F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति को F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति से F2 पीढ़ी प्राप्त की, और मेंडल ने F2 पीढ़ी में देखा कि लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से हो रही है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर नहीं हो रहा। बट ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से गमन कर रहे हैं, इसलिए इसी नियम को स्वतंत्रता का नियम बोलते हैं। स्वतंत्रता के नियम का डायग्राम है, देखो ये वाला आपका स्वतंत्रता के नियम में डायग्राम में देख सकते हो इसमें कि ये स्वतंत्रता के नियम का डायग्राम देखो। इसमें कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर, इधर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, संकरण करवाया, सारी F1 पीढ़ी में कैपिटल स्मॉल संततियाँ मिल गई। फिर इनमें देखो उन्होंने देखा कि कैपिटल स्मॉल इनका युग्मक बना करके आउटलाइन डायग्राम बनाया तो अनुपात 9:3:1 अनुपात मिल गया इनका। और एक जीन देखो फिनोटाइप तो मिल गया इनका 9:3:1 और जीनोटाइप इनका अनुपात ये प्राप्त होता है। ये द्विसंकर संकरण पे आधारित है। वंशागति के नियमों का महत्व भी दे रखा है यहाँ पे कि इनका महत्व क्या होता है। ये आपके चैप्टर की कम्प्लीटली नोट्स हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड हो गया
मनुष्य में लिंग निर्धारण वाला, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण वाले के नोट्स आपको फिर से प्रोवाइड करवा दिए। अब एक बार देखना इसमें स्टार्टिंग से इसके नोट्स। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इजीली बना सकते हो, नोट्स को इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। और कहीं भी अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे, और कौन सा चैप्टर के नोट्स चाहिए, जो स्पेशली 10th क्लास के बोर्ड की क्लास। अब एग्ज़ाम नज़दीक है, जनवरी चल रही है, काफ़ी दिनों से मैं इस वीडियो नहीं बना पाई, ऐसे जो भी कोई पर्सनल रीज़न थे सॉरी, इसकी वजह से। लेकिन आपको अगर नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना और सपोर्ट भी करना प्लीज़।